हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। ये जो सेक्शंस है ये हमें कौन से वाले एग्रीमेंट्स के बारे में बताते हैं, ऐसी एग्रीमेंट्स के बारे में बताते हैं जो वॉइड होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताते हैं। अब वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ये हमें सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर बताया गया। वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवा सकते, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दोज एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ आर वॉइड एग्रीमेंट्स, जो हमें सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर दिया गया है। अब देखिए जो सेक्शन 26 है, यहाँ पे हमें कौन सा एग्रीमेंट बताया गया, वॉइड एग्रीमेंट। अब कौन सा वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर हम किसी को मैरिज करने से रिस्ट्रेन कर रहे हो। अगर इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। वॉइड मतलब अब वो लॉ के द्वारा उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। रिस्ट्रेन मतलब रोकना। तो आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी व्यक्ति को शादी करने से रोक रहे हो, इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, लॉ के द्वारा आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। अब ये जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ, ये एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और पर्टिकुलर एग्रीमेंट भी हो सकता है। जनरल एग्रीमेंट क्या होगा कि आपने उस व्यक्ति के साथ ये एग्रीमेंट किया कि तू इस दुनिया में किसी से भी शादी नहीं करेगा, तो ये क्या है, जनरल एग्रीमेंट। ये भी क्या होगा, वॉइड होगा। और एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होगा, पर्टिकुलर मतलब कि तू इस पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी नहीं करेगा, तो ये एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो जो इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं जिसके अंदर हम किसी को रिस्ट्रेन करते हैं मैरिज करने से, वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर भी हो सकते हैं और जनरल भी हो सकते हैं। लेकिन जहां पे हम किसी के ऊपर पेनल्टी लगाते हैं रीमैरिज करने पे, उस तरीके के एग्रीमेंट जो है वॉइड नहीं होंगे कि अगर तूने दूसरी शादी करी तो तेरे को इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या इस वजह से ये होगा। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड नहीं होते, वो वैलिड होते हैं। मतलब इस वो वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, आप उनको एनफोर्स करा सकते हो लॉ के द्वारा। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो जाता है। तो अब जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, और अब वो अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो जहां पे पेनल्टी लगा सकते हो आप किसी के ऊपर रीमैरिज की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। अब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसी के अंदर एग्जांपल दिया गया है कि ए और बी जो है दो विडोज हैं एक व्यक्ति की, तो वो एक दोनों के ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि अगर किसी से भी शादी कर ली दोबारा से, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो तुम्हारे पास राइट था इस प्रॉपर्टी के अंदर, जो व्यक्ति मरा है जिसकी तुम वाइफ हो अभी, उसमें से तुम्हारा सारा राइट फॉरफिट हो जाएगा और जो उनसी वाइफ ने मैरिज नहीं की उसके पास सारा राइट चला जाएगा। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको थ्रू लॉ एनफोर्स कराया जा सकता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा रही है, यहाँ पे आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर रहे, आपने कहा तूने शादी करनी है कर, लेकिन देखो यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एक बार हम बेयर एक्ट में से रीड करते हैं कि सेक्शन में क्या बोलता है। ये सेक्शन बोलता है कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, कि हर एक एग्रीमेंट जिसके अंदर मैरिज को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की, अदर देन माइनर, लेकिन वो पर्सन क्या है, माइनर ना हो। उसके अलावा अगर आप किसी को भी मैरिज से रिस्ट्रेन कर रहे हो तो इस तरीके का एग्रीमेंट क्या होगा, इज वॉइड, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। सेक्शन 26 के अंदर हमें इतना ही बताया गया कि अगर आप किसी के साथ भी इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप उसको मैरिज करने से रोक रहे हो, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 27। अब सेक्शन 27 के अंदर हमें क्या दिया गया, उसके अंदर हमें ऐसे एग्रीमेंट दिए गए जिसके अंदर हम किसी को काम करने से रिस्ट्रेन कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई बिजनेस, प्रोफेशन या ट्रेड करने से रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उस इस रिगार्डिंग हम उससे अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। क्या लिखता है कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम, कि अगर किसी भी व्यक्ति को रिस्ट्रेन किया जा रहा है एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, कि वो कोई भी लॉफुल प्रोफेशन कर रहा है, लॉफुल ट्रेड कर रहा है या लॉफुल बिजनेस कर रहा है, ऑफ एनी काइंड टू दैट एक्सटेंट वॉइड, तो वो इस एक्सटेंट तक वॉइड होगा जिसके जितने भी आपने उस एग्रीमेंट के अंदर उसको बिजनेस करने से रोका। तो इस तरीके का जो भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताया गया है, उसकी राइट टू फ्रीडम हम उससे छीन रहे हैं अगर हम उसको बिजनेस नहीं करने दे रहे, उसकी जो लिबर्टी है हम उससे वो ले रहे हैं। तो इस सेक्शन के अंदर में इतना बोलेगा। अब इस सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं कि कब हम किसी के ऊपर रिस्ट्रेन लगा सकते हैं। अब किसी के ऊपर रिस्ट्रेन लगाने के लिए यहाँ पे दो चीजें, या तो स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन है जो हमें यहाँ बेयर एक्ट में दी गई है, इसके अलावा हमारे पास कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस है जो जिसके अंदर हमें बताया गया कि यहाँ पे भी जो रिस्ट्रेन है वो लगाया जा सकता है। बेसिकली जब रिस्ट्रेन लगाया जाता है तो कोर्ट ये चीज देखता है कि इस रिस्ट्रेन को लगाने से अगर बिजनेस प्रमोट हो रहा है, अगर पब्लिक का फायदा हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर वो रिस्ट्रेन लगाने
लगाना अलाउड कर देता है, और उससे कंपटीशन खत्म नहीं होना चाहिए। अगर कंपटीशन खत्म हो रहा है, उस वजह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है मार्केट में, तो फिर कोर्ट उसको अलाउ नहीं करता। सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहीं पे जो इसके अंदर दी गई है एक्सेप्शन 1 who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on similar business। कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गुडविल बेचता है, तो जिस व्यक्ति ने अपनी गुडविल बेची है वो ये एग्रीमेंट कर सकता है कि अपने आप को रिफ्रेन कर सकता है कि मैं इस तरीके का बिजनेस एक स्पेसिफिक टाइम तक और एक स्पेसिफिक लोकेलिटी के अंदर नहीं करूंगा। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड कहलाएगा। ये क्या होना चाहिए, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। अगर कोर्ट को लगेगा ये रीजनेबल नहीं है कि ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि तू इस तरीके का कोई बिजनेस ही नहीं कर सकता, कोई किसी भी तरीके से कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, जो एकदम रीजनेबल नहीं लग रहा, तो फिर कोर्ट उसको भी अलाउ नहीं करती। रीजनेबल एग्रीमेंट वो होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक लोकेलिटी के अंदर नहीं कर सकते, इतने टाइम पीरियड तक नहीं कर सकते, तो फिर कोर्ट उसको अलाउ कर देती है। यहाँ पे अगर हम पार्टनरशिप एक्ट देखें तो पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 11 है, 36 है, 54 एंड 55 है, उसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है। तो अभी जब हम पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन सेक्शंस को डिटेल में देखेंगे, सेक्शन 11, 36, 54 एंड 55 को। इसके अलावा इसके ऊपर एक फेमस केस है जिसका नाम है नॉर्डनफेल्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ड गन्स एंड एम्युनिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अंदर जो गुडविल बेची जाती है इन्वेंटर मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि भाई ये चीज मैं आपको गुडविल इसकी दे रहा हूं कि अब आप ये चीज प्रोड्यूस करोगे, अब आपको इसका राइट दिया जाता है। अब यहाँ पे जिसको दिया जाता है वो उसके ऊपर क्या कंडीशन लगा देता है उस एग्रीमेंट के अंदर, वो उससे बोलता है कि अगले 25 साल तक तुम ये काम नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी बात बोली जाती है कि आप इस तरीके का कोई भी काम नहीं करोगे जिसके कारण इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन क्रिएट हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये जो पहली कंडीशन लगाई गई ये कंडीशन तो ठीक है, जिसके अंदर आपने उसको एक टाइम लिमिट के लिए मना किया कि आप बिजनेस नहीं करोगे इस तरीके का, ताकि ये बिजनेस प्रमोट हो। लेकिन जो आपने दूसरी कंडीशन उसके ऊपर लगाई कि आप इस तरीके का कोई बिजनेस नहीं करोगे, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करोगे जिससे कंपटीशन में कंपटीशन क्रिएट हो, तो ये जो कंडीशन लगाई ये वॉइड होगी। तो जो पहला पार्ट है वो तो इनफोर्सेबल होगा, लेकिन दूसरा नहीं होगा, क्योंकि उसको उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसको रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड कर रहे हो, उसको बिजनेस करने से रोक रहे हो। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा। अब अगर हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस देखें तो कोर्ट ने बोला अगर कोई ट्रेड कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ट्रेड कॉम्बिनेशंस अलाउ कर दिए जाएंगे अगर उससे बिजनेस प्रमोट हो रहा है, लेकिन उसके कारण कंपटीशन खत्म नहीं होना चाहिए मार्केट में। अगर उससे बिजनेस मतलब बिजनेस प्रमोट हो रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो काम हो रहा है तो ट्रेड कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। या फिर अगर कोई सोल या एक्सक्लूसिव सप्लाई का एग्रीमेंट करता है, मतलब इस तरीके का एग्रीमेंट करता है जिसके अंदर बोला जाता है कि जैसे एक सेलर अपने मैन्युफैक्चरर से बोल रहा है कि ये जो चीज है आप सिर्फ मेरे को सप्लाई करोगे, तो इस तरीके का एग्रीमेंट वैलिड होगा। लेकिन अब उसके अंदर जो कंडीशंस लगाई गई इस तरीके की लगा दी गई कि जनरेशन टू जनरेशन आप ये मेरे को बेचोगे, इसी प्राइस पे बेचोगे, तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, क्योंकि इसके अंदर आप कंपटीशन खत्म कर रहे हो और उनको रिस्ट्रेन कर रहे हो कि वो बिजनेस और उसको ना कर पाए। इसके ऊपर सेम एक केस था जिसका नाम था एसके कालू वर्सेस राम सरन भगत। इसके अंदर यही हुआ था कि एक ट्रेडर था जो कि एक सेलर था जो कॉम बेचता था, तो उसने अपने सारे मैन्युफैक्चरर के साथ ये एग्रीमेंट किया कि भाई तुम मेरे को एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ये कॉम्स दोगे। तो ये एग्रीमेंट तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि जनरेशन टू जनरेशन तुम मुझे इसी प्राइस पे दोगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये क्या है, ये एक तरीके से उनको रिस्ट्रेन कर रहा है ट्रेड करने से, उनका जो फ्रीडम है वो छीन रहा है, लिबर्टी छीन रहा है, कंपटीशन खत्म कर रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये वाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन की लिमिट लगा दी कि अब कभी भी आपके आगे कोई भी अगर ये बिजनेस करेगा, आपके आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो वो मेरे को इसी प्राइस पे और मेरे को ही सिर्फ सप्लाई करेगा। तो इस तरीके का एग्रीमेंट वाइड होगा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के कारण। फिर ऐसी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है सर्विस का, अगर वहां पे कोई रिस्ट्रेन लगाया जाता है तो वो रिस्ट्रेन क्या होगा, वैलिड होगा। जैसे कि भाई मैं अगर कहीं पे सर्विस कर रहा हूँ तो सर्विस करते हुए उन्होंने मेरे ऊपर ये एग्रीमेंट किया मेरे से कि इस सर्विस के दौरान आप कहीं पे भी बिजनेस और नहीं करेंगे या किसी और को सर्विस नहीं देंगे, और आप जो मेरी जितने भी लिंक्स हैं, मेरी जितनी भी डिटेल्स है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो ये तो हुआ वैलिड, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर चल रहा है। लेकिन जब आपके पास से सर्विस एंड हो गई, उसके बाद अगर आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो कि इसके बावजूद भी आप कहीं ऐसी कंपनी में ऐसा काम नहीं कर सकते जो मेरे बिजनेस के लिए कंपटीशन क्रिएट करे या यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, तो इस तरीके का जो रिस्ट्रेन होगा वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन आप जब आपके पास वो जॉब कर रहे हैं उस वक्त अगर आप उससे कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, या आपके पास जब वो आपको सर्विस दे रहा है उस वक्त अगर आप उससे कोई एग्रीमेंट कर रहे हो इस तरीके का, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा।
तो हमें सेक्शन 27 के अंदर इतना ही बताया गया रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के बारे में। उसके बाद हम सेक्शन 28 के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर हमें क्या बताया गया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड, कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जहां पे हम किसी को किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। अब रोकने का मतलब क्या है कि हम ये बोल रहे हैं कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं रहेगी इसके अंदर, भाई ये जो हमने एग्रीमेंट किया इसके कारण अब कोर्ट जो है वो कैपेबल नहीं रहेगा कि वो उसके ऊपर प्रोसीडिंग कर सके। अब जुरिडिक्शन कैसे क्रिएट होती है, जुरिडिक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 तरीके से क्रिएट होती है, या तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या फिर जहां पे उसकी परफॉर्मेंस करनी थी, या फिर जहां पे डिफेंडेंट डिसाइड कर रहा है। अगर इन तीनों चीजों को ही आप रिस्ट्रेन कर देते हो कि तीनों चीजें अब आप नहीं कर सकते इन जगह पे केस, तो वो वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट। लेकिन इन तीनों चीजों में से अगर आप एक भी चीज छोड़ देते हो तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा। मतलब कि आप तीनों में से अगर कोई भी एक जुरिडिक्शन भी छोड़ देते हो कि हाँ यहाँ पे आप केस कर सकते हो, तो इस तरीके का एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। अदरवाइज अगर आपने तीनों चीजें ही खत्म कर दी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। यहाँ पे से एक एक्सेप्शन भी दी गई है कि जो आर्बिट्रेशन होती है, आर्बिट्रेशन के अंदर हम कोर्ट जो होता है, कोर्ट को रेफर करना पड़ता है केस को। अगर हमने एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाला हुआ है तो वहां पे ये इसकी एक्सेप्शन हो जाती है। रीड करते हैं सेक्शन को, क्या बोलते हैं कि एवरी एग्रीमेंट, की हर एक तरीके का एग्रीमेंट जहां पे बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट, कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टी को रोक रहे हैं कि वो अपने राइट को एनफोर्स करा सके अंडर और रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बाय यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग। किस तरीके से, कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग है भाई, कोर्ट में जाके केस फाइल करके वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, कि उस तरीके से हम उसको रोक रहे हैं। which he may in the ordinary tribunals or which limits the time within which he may thus enforce the right, या फिर हम ये टाइम भी रोक रहे हैं। अब देखिए लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें दिया गया, लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर तो अगर उससे कोई एक्सटेंड करेगा तो फिर वो जो है हमने लिमिटेशन पढ़ा है उसके अंदर जो होता है उस हिसाब से चालू फॉलो करना पड़ेगा, कि उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन भी आपका राइट नहीं छीनता, वो सिर्फ आपसे आपको ये चीज आपको रिस्ट्रेन कर देता है कि आप केस नहीं कर सकते। और इसके बावजूद अगर आप ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर आप लॉ ऑफ लिमिटेशन से कम का टाइम लगा देते हैं, अगर उसके अंदर हमें लिमिटेशन एक्ट के अंदर 3 साल का टाइम दिया गया और आप उसको बोलते हैं कि हम 2 साल के अंदर ही केस कर सकते हो, तो फिर ये जो आपने एग्रीमेंट किया ये वॉइड होगा। आप लॉ ऑफ लिमिटेशन से कम टाइम उसको नहीं दे सकते। दूसरी बात बोलते हैं, every agreement which extinguishes the rights of any party thereto or discharge any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his right, वही बात बता रहा है, is void to that extent। तो वो उस extent तक क्या होगा, void होगा, जिस भी extent तक उसके अंदर उसको restrain किया गया किसी भी legal proceeding करने से। exception देता है, कहता है कि सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट में अराइज, यही आर्बिट्रेशन वाली बात बता रहा है कि दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इल्लीगल अ कॉन्ट्रैक्ट, कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट को इल्लीगल नहीं बोलेगा, बाय विच 2 और मोर पर्संस गिव एग्री दैट एनी डिस्प्यूट व्हिच मे अराइज बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट और क्लास ऑफ सब्जेक्ट शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये क्लॉज डाला है कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग तो उसके लिए वो आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। एंड द ओनली अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स और रेफर्ड, और सिर्फ जो उसके अंदर आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाएगा उसी को हम रिकवर कर पाएंगे, उसके अलावा और एक्स्ट्रा अमाउंट को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है एक वैलिड एग्रीमेंट रहेगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन देता है, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी अराइजन, nor shall this section render illegal any contract in writing by which 2 or more person agree to refer to arbitration any questions between them। वही आर्बिट्रेशन वाली बात बता रहा है जहां पे आप आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर रहे हो किसी क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए। और तीसरी देता है कि सेविंग ऑफ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इल्लीगल अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय व्हिच एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन stipulate a term in a guarantee or an agreement making provision for guarantee for extinguishment of right or discharge of any party thereto from any liability under or in respect of such guarantee or agreement on expiry of specified period। तो अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरीके का एग्रीमेंट करता है कि इतने पीरियड बाद जो है वो गारंटी है वो चीज खत्म हो जाएगी, तो वो भी जो है वो वैलिड रहेगा, वो उसकी एक एक्सेप्शन के अंदर आता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 29 के ऊपर। सेक्शन 29 हमें क्या बताता है, सेक्शन 29 हमें अनसर्टेन एग्रीमेंट्स के बारे में बताता है, एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, कि ऐसे एग्रीमेंट जिसके अंदर अनसर्टेनिटी डाली जाएगी कि जो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो इस तरीके के एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। क्या बोलता है कि
एग्रीमेंट इज द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, कि जिसका मीनिंग ही सर्टेन नहीं है, और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन आर वॉइड, और जिसको हम सर्टेन नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते, तो इस तरीके के एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है, A agrees to sell B 100 tons of oil, कि A B के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि वो उसको 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा। There is nothing whatever to show what kind of oil was intended। अब ये किसी भी तरीके से दर्शाया नहीं गया कि किस तरीके का ऑयल देगा उसको। अब ये क्या है, यहाँ पे हमने अनसर्टेन चीज करी, हम बता ही नहीं पा रहे कि कौन सा ऑयल देना है, तो द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। तो ये क्या है, एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा अनसर्टेनिटी की वजह से। लेकिन मान लीजिए कि उस व्यक्ति का काम ही सिर्फ कोकोनट ऑयल का होता, तो यहाँ पे हम उसको कैपेबल हैं इस चीज में डिटरमाइन करने के लिए कि क्या चीज के लिए, कौन से ऑयल के लिए बोला गया उसको, तो यहाँ पे फिर वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। A agrees to sell B 100 tons of oil for a specified description known as an article of commerce. There is no uncertainty here to make agreement void। अब उसने एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दे दी कि इस चीज का ऑयल सप्लाई करना है, तो यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। ए हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली, ये जो मैंने अभी बात बताई कि वो कोकोनट ऑयल ही देता है, सिर्फ उसके पास कोकोनट ऑयल ही होता है, उससे एग्रीमेंट किया जाता है कि मेरे को 100 टन ऑयल देगा, तो यहाँ पे अपने आप डिटरमाइन की जा रही है चीज कि कौन सा ऑयल मेरे को दे सकता है, कोकोनट ऑयल ही देगा अगर इसका कोकोनट ऑयल का काम है, तो इस तरीके का एग्रीमेंट भी क्या होगा, वैलिड होगा। ए एग्री टू सेल बी ऑल द ग्रेन्स इन माई ग्रेनरी एट रामनगर, कि ए जो है एग्री होता है बी से कि भाई मेरी जितनी भी रामनगर की जो ग्रेनरी है उसमें जितनी भी ग्रेन रखी है वो मैं तेरे को सप्लाई करूंगा। There is no uncertainty here to making the agreement void, तो यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे डिटरमाइन तो है कि रामनगर वाली ग्रेनरी है, उसके अंदर जितना भी ग्रेन होगा मैं तेरे को सप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या है, वैलिड, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी आ गई। A agrees to sell B my white horse for rupees 500 or rupee 1000। There is nothing to show which of the two prices was to be given। The agreement is void, कि उसने बोला कि मैं ये जो घोड़ा है ना जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए में खरीद लूंगा, अब यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि 500 में खरीदूंगा या 1000 रुपए में खरीदूंगा, तो इस तरीके का एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। उसके बाद हम सेक्शन 30 के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी जिसको हम बोलते हैं, वेजनिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाएंगे, वेजनिंग एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको। वेजनिंग एग्रीमेंट इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, दोनों पार्टीज को नहीं पता होता क्या होना है, और दूसरी बात दोनों ही पार्टी का उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे बैटिंग होती है, बैटिंग को ही हम वेजनिंग बोलते हैं, तो एक तरीके से इसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते लॉ से। क्या बोलते हैं कि एग्रीमेंट्स टू बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो इस तरीके से किए जाते हैं उनको हम वॉइड बोलते हैं, जिसके अंदर भी किसी भी तरीके से बेटिंग लगाई जाती है तो उसको हम वॉइड बोलते हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज टू बी वॉन ऑन एनी वेजर, तो अगर किसी भी वेजर के अंदर कोई भी इस तरीके का एग्रीमेंट होता है, कोई भी आपने कोई भी चीज उसके अंदर विन करी, तो उसके लिए आप केस नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं करा सकते। और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन अबाइड द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट ऑफ व्हिच एनी वेजर इज मेड। एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग, लेकिन हॉर्स रेसिंग के लिए इसके अंदर एक्सेप्शन दी गई है। दिस सेक्शन शैल नॉट डीम टू रेंडर अनलॉफुल और सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कंट्रीब्यूट मेड एंटर्ड फॉर टुवर्ड एनी प्लेट प्राइज और सम ऑफ मनी, कि किसी भी प्लेट प्राइज या सम ऑफ मनी के लिए इस तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो वो जो है वैलिड रहेगा। और टू द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ 500 रुपीज और अपवर्ड, या फिर 500 या 500 रुपए से ऊपर का जो अमाउंट होता है, टू बी रिवॉर्डेड टू द विनर और विनर्स ऑफ द हॉर्स रेस, जिसके जो कि हॉर्स रेस के अंदर जो भी विनर्स को मिलेगा या हॉर्स को जो भी विनर एज अ विनर मिलेगा वो वैलिड रहेगा। अब इसका मतलब अगर मान लीजिए कि उसके साथ में अगर आपने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ में अगर कोई चीज आप वैलिड चीज कर रहे हैं तो उसको एनफोर्स कराया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं कराया जा सकता। जैसे इसके अंदर बहुत कॉमन एग्जांपल क्या दिया जाता है कि ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया कि मतलब एक वेजनिंग एग्रीमेंट किया कि अगर कल बारिश हुई तो तू मुझे 1000 रुपए देगा, अगर नहीं हुई तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी का इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, बैटिंग है और एक अनसर्टेन इवेंट के लिए है, हमें नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये क्या है, वेजनिंग एग्रीमेंट है, इसको आप लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है। वेजनिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज होती है उनका उस चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको पार्टी के अंदर उसका इंटरेस्ट होता है, वहां पे भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है जिसके हैपन होने या ना हैपन होने पे आपको एक अमाउंट मिलता है, लेकिन वहां पे
जो पार्टी होती है उसका इंटरेस्ट होता है। भाई अब एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि अगर बी के घर पे आग लगी तो ए उसको पैसे देगा, तो यहाँ पे बी का जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है। लेकिन वेजनिंग एग्रीमेंट में इस तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, एक तरीके से बेटिंग होती है जिसके अंदर उनको बस जो प्रॉफिट जो होता है वो दिख रहा होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है इसके अंदर। लेकिन जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, सिर्फ उसको सेम प्लेस पे ला दिया जाता है जिसका लॉस हुआ होता है। तो ये डिफरेंस होता है वेजनिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं सेक्शन 30 के हिसाब से। हम सेक्शन 30 के ऊपर एक पूरी अलग से भी वीडियो बना सकते हैं जिसके अंदर हम और डिटेल के अंदर से देख सकते हैं और केस लॉज देख सकते हैं कि वेजनिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं।